उड़ान तो भरनी है, उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपने को पूरा करना है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। सपने को पूरा करना ही है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, वो अपने सपनों की उड़ान दूसरे से पूछकर नहीं भरते। जी हाँ, जिनके सपने बड़े होते हैं, वे अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेशन करने को मिल रहे हैं। जो एसएससी जीडी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए हिंदी का सीरीज मैं कंटिन्यूअस लेकर के आ रहा हूँ और आज उसी सिलसिले में ये 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, यह PYQ बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत ही VVI क्वेश्चंस है। अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट देखिए। आप इसके पहले के पूरे 32 सेट को एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। हिंदी में तो आपको 40 में 40 नंबर लाने की गारंटी है। तो आइए, यह जो सेट मैंने लिया है 33 नंबर, यह 29 फरवरी 2024 को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इस सेट का सबसे पहला सवाल देखें। देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द निकालिए। जी हाँ, एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे इनकार, और उसी का विलोम मतलब विपरीत शब्द या उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। हमको इसी का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, इनकार का मतलब क्या होता है? इनकार का मतलब होता है मना करना, मना करना। इनकार का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। तो हुक्म मतलब क्या होता है? हुक्म का मतलब होता है आदेश। हैवान मतलब क्या होता है? हैवान का मतलब होता है अत्याचारी। और मना करना मतलब क्या? इनकार करना ही हो गया। अब देखिए, यह क्या है? इनकार का मना, यह तो पर्यायवाची शब्द है, तो यह तो होगा नहीं। क्यों? चूंकि हम लोगों को विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम शब्द इसका जो होगा वह इनकार का इकरार हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इकरार का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो ये हुक्म नहीं होगा, मना भी नहीं होगा और हैवान भी नहीं होगा। हमारा ये तीनों ऑप्शन गलत है। इस सवाल में देखिए कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, निरर्थक शब्द ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। एक वाक्य दे दिया गया है, उसमें से निरर्थक शब्द वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो, सटीक अर्थ इसमें नहीं हो, वही शब्द पूछा जा रहा है। मुझे वहाँ से पेन वेन दे दो। जी हाँ, पेन तो समझ में आता है, पेन मतलब कलम होता है, लेकिन वेन क्या होता है? तो यह जो पेन वेन है ना, यह निरर्थक शब्द हो गया यहाँ पे। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह क्या मांग रहा है, पेन वेन क्या होता है। तो निरर्थक शब्द के रूप में हमारा जो ऑप्शन ए है यही सही होगा, चूँकि और सभी क्या है? सभी सही सही लिखे हुए हैं, तो यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। अगले सवाल में आइए, देखिए यहाँ के दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का फिर से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम तो भर भर के पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर किसका रेखांकित शब्द? हमारा रिक्त स्थान है, रिक्त है। तो रिक्त का मतलब क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है खाली। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। और पूर्ण का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। तो यह रिक्त का जो है ना, ये खाली क्या हो जाएगा? ये वाला, यह तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो यह तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि क्या इसका विलोम पूछ रहा है ना। विनाश भी नहीं होगा। विनाश का मतलब क्या होता है? नाश हो जाना। संदेह भी नहीं होगा, मतलब संदेह का मतलब क्या होता है? संशय होना, संशय होना। विनाश का मतलब होता है नष्ट होना। जी हाँ, तो ये सभी तो रिक्त से कहीं कोई संबंध रखते ही नहीं है। तो खाली एक था, वो भी इसका पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ऑप्शन बी है, पूर्ण भरा हुआ, यही इसका सबसे सटीक आंसर होगा। अगले प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, फिर से वर्तनी पूछ लिया गया है यहाँ पे कि युधिष्ठिर का राजाभिषेक होते ही चारों तरफ उल्लास छा गया। उल्लास सही लिखा हुआ है, चारों भी सही लिखा है और युधिष्ठिर भी सही लिखा है। इसका मतलब ये है कि सही लिखे जाने वाले शब्द हमारे आंसर तो हो ही नहीं सकते। क्यों? चूँकि यहाँ पे गलत वर्तनी वाला शब्द हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे जो राज्याभिषेक है ना, यही गलत तरीके से लिखा हुआ है। राजाभिषेक नहीं होता, यह कैसे लिखते? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक इस तरीके से इसको लिखते हैं। चूँकि राज्याभिषेक का जो उच्चारण होता है वो राज्याभिषेक होता है, ना कि राजाभिषेक।
ठीक है। इस तरीके से हमारा जो सही वर्तनी होगा वो राज्याभिषेक होगा, लेकिन यहाँ पे गलत लिख दिया, राजाभिषेक लिख दिया, तो यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। और यही हमको पूछ रहा था कि गलत वाला ही बताओ, तो आंसर हमारा यही होगा, जो सही सही लिखा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई क्या हो, त्रुटि हो, गलती हो। त्रुटि का मतलब ही होता है गलती, जी हाँ, ठीक है। तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि आगे चलकर उसे कोई परेशानी ना हो। देखो बाबू, यहाँ पर स्वयं भी लिख दिया और आत्मनिर्भर भी लिख दिया। आत्म का मतलब ही होता है स्वयं, खुद की आत्मा, है ना। तो स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ पे उस प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यही काफ़ी है। यहाँ पे स्वयं लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो यही गलती है यहाँ पे। देखो, ताकि आगे चलकर उसे, यह तो सही सही लिखा है, प्रत्येक प्राणी को यह भी सही लिखा है, और कोई परेशानी न हो यह भी यहाँ पे सही सही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, गलती वाला पार्ट होगा। तो देखो ना यहाँ पे ये स्वयं जो है ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, केवल आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्यों, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने का मतलब ही है स्वयं अपने आप पे निर्भर होना। उसमें तो छुपा हुआ है, उसमें तो निहित ही है आत्मनिर्भर में स्वयं, तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत क्या है ना। तो यह हमारा क्या होगा, यही हमारा सबसे सही आंसर होगा, गलती वाला पार्ट। चलिए अगले प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, क्या बोला है कि हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है। जी हाँ, रेखा द्वारा अंकित कर दिया कि विदेश से खरीदी गई है। इसका मतलब क्या हो गया, विदेश से खरीदी गई है, ठीक है। इसके लिए हमको एक शब्द चुनना है। तो देखो, निर्यात तो होगा नहीं, यह है भेजा जाना। भेजा जाना क्या, दूसरे देश में, दूसरे देश में भेजा जाना। आयात का मतलब होता है विदेश से खरीदी गई, मंगाना, ठीक है। विदेश से खरीदेंगे तो आप उसको मंगाएंगे ही ना, तो क्या होगा, आयात कहलाएगा। जी हाँ, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आयात हो जाएगा, निर्यात नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजते हैं। मालवाही का मतलब क्या होता है, माल ढोने वाला, तो यह तो इसका आंसर हो नहीं सकता। और व्यापार का मतलब क्या होता है, उद्योग धंधा, काम बोल लीजिए, काम धंधा बोल लीजिए, पेशा बोल लीजिए, यह सब क्या होता है, व्यापार होता है। तो यह तो होगा नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विदेश से खरीदी गई सेवा है, वस्तु है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयात, इम्पोर्ट। इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको आप इम्पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। इस सवाल में देखिए कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जी हाँ, ब्रैकेट के अंदर में दिए गए शब्द के क्या है, तद्भव रूप का सही सही विकल्प होना चाहिए, ठीक है। मेरी माता जी कंठफल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। कंठफल किसको बोलते जी, कंठफल, है ना। कंठफल क्या है, तत्सम शब्द दिया हुआ है, और इसका तद्भव क्या होगा जानते हो, कटहल हो जाएगा। कटहल, ऑप्शन नंबर डी, यह है आपका तद्भव शब्द, ठीक है। करेला नहीं होगा, आलू भी नहीं होगा, और खीरा भी नहीं होगा। कंठफल देखो ना, मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो आलू तो होगा ही नहीं कंठफल का, ठीक है। तो सही से हमारा क्या होगा, कंठफल तत्सम रूप का जो तद्भव होगा वो कटहल हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित भाग के लिए आप सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखा द्वारा अंकित क्या है, गुप्त ही रखना। गुप्त ही रखना यानी कि इस बात को क्या करना, गुप्त ही रखना, किसी को बोलना मत, यही बोला जा रहा है इसमें। गुप्त ही रखना किसको बोलते पता है, गोपनीय। गोपनीय का मतलब होता है गुप्त ही रखना, किसी को बताना मत। समदर्शी का मतलब होता है सभी को समान दृष्टि से देखना। अब देखो वाचाल का मतलब क्या होता है, वाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। और जानकारी का मतलब होता है सूचना, तो यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। सबसे सटीक आंसर होगा वह क्या होगा, गुप्त ही रखने का मतलब गोपनीय हो जाएगा, ठीक। अब इस प्रश्न में देखिए
कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, शब्द को गलत तरीके से मात्राओं में गलती करके लिख दिया जाता है ना, व्याकरण की दृष्टि से गलत लिख दिया जाता है, और उसी को बोल रहा है सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, धैर्य से काम लो। देखो यहाँ पे रेखांकित जो शब्द किया गया वो किसको बोला गया? धैर्य को किया गया। धैर्य से काम लो। बताओ, धैर्य नाम का कोई शब्द होता है क्या? नहीं। यह क्या होगा? धैर्य से काम लो। जी हाँ, यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं धैर्य से काम लो, और वह लिखा ऑप्शन नंबर सी में। इसको हम सही सही ऐसे उच्चारण करते क्या? धैर्य, धैर्य ना कि धैर्य, है ना। देखो यहाँ पे धैर्य, यह गलत हो गया। धैर्य, यह भी गलत तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, और धारे, यह भी यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो हमारा सबसे जो सही वर्तनी होगा इस सारे विकल्प में वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धैर्य। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक वाक्य का अंश दे दिया गया है, किसी बात को जानने की इच्छा। किसी बात को जानने की इच्छा, तो आपको मैं बता दूं कि किसी बात को जानने की इच्छा क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। ये हमारा इसका सबसे सही आंसर होगा। जिज्ञासा मतलब होता है, जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। ठीक, टकसाल का मतलब क्या होता है? यह तीनों तो आंसर होगा नहीं हमारा। टकसाल का मतलब होता है पैसे छापने की जगह, जगह सरकार के अधीन, सरकार के अधीन, सरकार के आदेशानुसार। आशावादी का मतलब क्या होता है? आशा का होना, मतलब किसी चीज़ में पॉजिटिव रहना, कि आशान्वित होना। आशावादी मतलब आशान्वित होना। कल्पनाशील का मतलब क्या होता है? जिसमें कल्पना करने की शक्ति हो, करने की शक्ति हो, समझ रहे हो? कल्पनाशीलता बोलते हैं उसको। कल्पना करने को तत्पर जो रहे, कल्पना करने को हमेशा तत्पर रहे, उसको क्या बोलते हैं? कल्पनाशील बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई क्या है? त्रुटि है, कुछ गलती है, हमको उस पार्ट को ज्ञात करना है। और जिसमें कोई त्रुटि नहीं है उसको आप यहाँ पे ये वाला आंसर दे दीजिए। ठीक है, जो कोई त्रुटि नहीं है वैसा आंसर। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य के विघ्न बनकर, कैसा लग रहा है? होना क्या चाहिए? इस कार्य में विघ्न बन के। जी, इस कार्य में, विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा, बाधा बन करके। तो इस कार्य में ना, इस कार्य के थोड़ी ना होता है। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, यह गलत लिखा हुआ है। क्या होगा? सार्थक वाक्य तभी बनेगा जब हम के की जगह पर में डालेंगे, यानी कि इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे त्रुटि वाला पार्ट पूछ रहा है, तो आप देख लो कहाँ पे है। इस कार्य के, इस कार्य के किधर है? इस कार्य के विघ्न बनकर, देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह के की जगह पे क्या होना चाहिए? में होना चाहिए, और यह सब क्या है? सही सही लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ये तो आंसर हो नहीं सकता। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करे सर्वश्रेष्ठ रूप में। जी हाँ, सबसे अच्छा अर्थ वाला, सबसे उत्तम अर्थ वाला जो है ना मुहावरे का हमको अर्थ स्पष्ट करना क्या है? ग्रह उल्टे हो जाना। जी हाँ, ग्रह उल्टे हो जाने मुहावरा दिया, उसका हमको अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए, आश्चर्यचकित हो जाना, जीना। ग्रह उल्टे हो जाने का मतलब आश्चर्यचकित होना नहीं होता। ग्रह उल्टे हो जाना, काम बिगाड़ना। ग्रह उल्टे हो जाने का काम बिगाड़ने से भी कहीं कोई संबंध नहीं है। स्थिर न रहना, जीना, यह भी नहीं होगा। ग्रह उल्टे होने का मतलब स्थिर न रहना, यह भी नहीं है। क्या होगा? ग्रह का उल्टा हो जाना मतलब बुरा समय आना, विपत्ति आना, बुरा समय आ जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रह का उल्टे हो जाना। अब अगर हम इसको वाक्य के रूप में प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं कि सुरेश के तो अभी ग्रह उल्टे चल रहे हैं, नहीं तो वह ऐसा काम कभी नहीं करता। ऐसा काम कभी नहीं करता। जी हाँ, यानी कि अभी जो सुरेश का जो सिचुएशन है, परिस्थिति है ना, वह बिल्कुल
क्या है, उसका ग्रह उल्टा चल रहा है, नहीं तो इस तरह की हरकत वो कभी नहीं करता। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको प्रयोग कर में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, किसका, विलोम का। वाह, पर्यायवाची शब्द। अभी तो हम इस पूरे सेट में देख रहे हैं कि हर जगह विलोम पूछा जा रहा है। तो विलोम का मतलब क्या होता है, पहले से ही आप जानते हैं, उल्टा होता है। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। जी हाँ, यानी कि एंटोनिम होता है ना। तो इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, पर्यायवाची का उल्टा नहीं पूछ रहा है, विलोम नहीं पूछ रहा है, विलोम का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे उदास तो होगा नहीं, निष्फल भी नहीं होगा और भोग भी नहीं होगा, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा या विपरीत, और पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि समानार्थी शब्द होता है ये। अब देखिए यहाँ पे अर्थ समझ लेते हैं। भोग का मतलब क्या होता है, भोग का मतलब होता है उपयोग में लाना, और उल्टा का मतलब तो समझ ही गए, यहाँ पे विपरीत हो जाएगा, है ना, विलोम हो जाएगा, ये तो इसका मतलब समझ ही गए। उदास का मतलब क्या होता है, दुखी होना, परेशान होना, है कि नहीं। और निष्फल का मतलब क्या होता है, निष्फल का मतलब होता है प्रभावहीन, प्रभावहीन, अधूरा, है कि नहीं, निष्फल। परिणाम का नहीं मिलना, परिणाम का नहीं होना, निष्फल हो गया, परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से इसके अर्थ हो गए। अब अगले सवाल पे चलिए। देखिए कि दिए गए प्रश्न में बोल रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो क्या तुम अभी दूसरे के पैर पे खड़े हो, खुद के ही पैर पे तो खड़े हो, लेकिन यह मुहावरा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हर व्यक्ति अपने ही पैर पे खड़ा होता है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, है ना। ऐसी बनावट है हमारी शरीर की कि हर व्यक्ति अपने पैर पे ही खड़ा होता है, हाथ पे खड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मुहावरा पूछा गया, इसका अर्थ यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो देखो, खूब फायदा होना यह तो होगा नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब खूब फायदा होना नहीं होगा, प्रशंसा करना यह भी नहीं होगा, और सिद्धांतहीन व्यक्ति यह भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होगा स्वावलंबी होना। जी, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, यानी कि अपना गुजर बसर खुद चलाना, अपना काम खुद करना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। अब देखिए, अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करना चाहते तो क्या बोल सकते हैं कि अगर आप एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन ले लोगे तो अपने पैर पे खड़ा हो जाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, तुम तो अभी पैर पे खड़े हो लेकिन नेचुरली हो। और यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या बोला जा रहा है कि आप अपने चीज़ों की दायित्व खुद ले लेंगे, यानी कि खुद के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपका सिलेक्शन पक्का हो गया तो फिर क्या होगा, आप अपनी रोजी रोटी खुद ही कमाने लगेंगे, तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना, स्वावलंबी हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे। यही तो बोला जा रहा है। तो भाई इस बार हो ही जाओ, इस बार आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। इसमें कहीं कोई चाहे आपको जितनी मेहनत करनी पड़े करो, लेकिन इस बार 2025 में आप अपने पैर पे बिल्कुल खड़े हो जाओ, दूसरे के पैरों पे मत रहो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। अब देखिए अगले प्रश्न में चलिए कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए, है ना। शब्द दे दिया यहाँ पे पत्थर, और उसी के लिए बोला है कि पर्यायवाची शब्द ज्ञात करो भाई। ठीक है, तो पत्थर का मतलब का होता है ये तो पहले समझना पड़ेगा। पत्थर को बोलते हैं जी पाषाण, पाषाण बोलते हैं इसको। इसको आप शिला भी बोल सकते हैं, पत्थर को आप प्रस्तर भी बोल सकते हैं, और पत्थर को पाहन भी बोला जाता है। ठीक है, इतने सारे नाम हैं। तो यहाँ पे देखें, समीप तो होगा नहीं, पति भी नहीं होगा, प्रारंभ भी नहीं होगा, क्या होगा, पाषाण हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह हमारा यहाँ पे सही पर्यायवाची होगा, किसका, पत्थर का। पत्थर के लिए हमारा क्या होगा, ये पाषाण पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बहुत ही मज़ेदार भाग्य के तरफ रुख करते हैं हम लोग। इसमें लास्ट में ना
16 से 20 तक में क्या होता है कि एक गद्यांश दिया हो रहता है, आपको उस पर बेस्ट 5 क्वेश्चन के 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल है कि आप एक बार इसको मोटा मोटी पढ़ लीजिए, इसके अर्थ को समझ लीजिए, ठीक है, और आप क्वेश्चन बना लीजिए। तो चूंकि यह इस पैराग्राफ के बेस पे ही रहता है इसका आंसर, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और इसमें पूरे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। चूंकि 5 सवाल है, एक सवाल 2 नंबर का है, 10 सवाल मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो आइए देखिए, फटाफट हम इसको पढ़ते हैं। मोटे अनाज का खाली स्थान बढ़ने से जन सामान्य सहित किसानों को लाभ मिलने की बड़ी खाली स्थान है। एक ओर इससे कुपोषण की समस्या से निपटने का नया और सरल मार्ग मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इससे किसानों की खाली स्थान दोगुनी होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यही कारण है कि मोटा अनाज वर्ष में एक ओर किसानों को इन अनाजों की खेती करने के लिए खाली स्थान किया जाएगा, तथा दूसरी ओर लोगों को मोटे अनाज के महत्व से खाली स्थान कराया जाएगा, जिससे इनकी खपत बढ़े और किसान इनकी खेती में क्या करे, रुचि दिखाएं, दिलचस्पी दिखाएं। यानी कि मोटे अनाज के बारे में यहाँ पे बात की गई है पैराग्राफ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए अब हम सवाल पे चलते हैं। सबसे जो पहला सवाल है क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन के रूप में दे दिया है ईंधन, प्रभाव, प्रचलन और कीमत। तो आइए पहले वाक्य को पढ़ के देखिए कि मोटे अनाज का खाली स्थान बढ़ने से जनसामान्य सहित किसानों को लाभ मिलने की बड़ी। मोटे अनाज का प्रभाव बढ़ने से, मोटे अनाज का प्रभाव कैसे बढ़ेगा जी? प्रभाव अचानक से प्रभाव कैसे बढ़ेगा? मोटे अनाज का ईंधन बढ़ने से जी ना, जनसामान्य सहित किसान। मोटे अनाज का ईंधन ना होता है जी, और प्रभाव भी ना होगा, क्या होगा? मोटे अनाज का कीमत बढ़ने से, कीमत बढ़ने से जनसामान्य सहित किसानों को लाभ, कीमत बढ़ेगा तो लाभ मिलेगा। मोटे अनाज का बढ़ने से, क्या बढ़ने से? कीमत बढ़ने से जनसामान्य सहित किसानों को लाभ। दोनों को कैसे लाभ होगा? 1 किलो तो महंगा हो जाएगा अगर एक को फायदा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे सटीक ऑप्शन होगा हमारा प्रचलन। जी हाँ, प्रचलन की बात है, यानी कि अभी लोग डिमांडिंग जो सबसे ज़्यादा है क्या है? मोटे अनाज का, कि मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ने से जन सामान्य यानी कि आम लोगों सहित किसानों को भी लाभ मिलने की बड़ी बड़ी क्या है? आगे देखिए, बड़ी खाली स्थान है यहाँ पे। तो प्रचलन हो गया, ठीक है। और किसानों को लाभ मिलने की बड़ी क्या है? समस्या है। लाभ मिलने की समस्या हो सकती है क्या? ना जी, लाभ मिलने की परिणाम है, बड़ी परिणाम है जी ना। लाभ मिलने की बड़ी व्यंजन है, यह भी यहाँ पे सटीक अर्थ नहीं दे रहा। तो क्या दे रहा है? यहाँ पे होगा कि किसानों को भी लाभ मिलने की बड़ी संभावना है। जी हाँ, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संभावना। अब देखिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे क्या बोला है कि एक और इससे कुपोषण की समस्या से निपटने का नया और सरल मार्ग मिलेगा, ठीक है जी। और वहीं दूसरी ओर इससे किसानों की खाली स्थान दोगुनी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या दोगुनी होगा? पीढ़ी दोगुनी होगा। पीढ़ी कभी दोगुनी होता है जी ना। महत्व दोगुनी होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसानों की दोगुनी होने का मार्ग ही प्रशस्त होगा। यहाँ पे महत्व भी सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो मात्रा दोगुनी होगा जी ना, मात्रा भी दोगुनी नहीं होगा। क्या होगा दोगुनी? वही दूसरी ओर इससे किसानों की आय दोगुनी होगा। जी हाँ, अभी जो आय हो रही है ना उसकी डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, वह बताया जा रहा है यहाँ पे। अब अगले सवाल के ऊपर चलिए कि मोटा अनाज वर्ष में एक और किसानों को इन अनाजों की खेती करने के लिए खाली स्थान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा, यह तो स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। मोटापन किया जाएगा, यह भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। तो क्या होगा? अंधापन किया जाएगा, अंधा कर दिया जाएगा जी ना। क्या होगा? इन अनाजों की खेती करने के लिए क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा। जी हाँ, जागरूक मतलब इसके फ़ायदा से उनको अवगत करवाया जाएगा, इनकी जानकारी दी जाएगी, इसके फ़ायदे बताए जाएंगे। यही बोलते हैं इसको जागरूक करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोला किया जाएगा?
तथा दूसरी ओर की अगर हम बात करें तो दूसरी ओर लोगों को मोटे अनाज के महत्व से खाली स्थान कराया जाएगा, जिससे इनकी खपत बढ़े और किसान को इनकी खेती करने में क्या हो, दिलचस्पी हो, वो अपनी रुचि दिखाएं, वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे महत्व से क्या स्वीकृत कराया जाएगा, जी ना, स्वीकृत कराया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा पूरा वाक्य का, परिपूर्ण कराया जाएगा यह भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, अधिकतर कराया जाएगा, जी ना। अधिकतर कैसे कराएंगे, मोटे अनाज के महत्व से अधिकतर कराएंगे, यह भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। क्या होगा, जी हाँ, अब तो हमारे पास एक ही बचा है और वही इसका आंसर होगा, अवगत कराया जाएगा। जी हाँ, उसके बारे में बताया जाएगा। मैं बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी ओर लोगों को मोटे अनाज के महत्व से अवगत यानी कि जानकारी दी जाएगी, अवगत कराया जाएगा, जिससे इसकी खपत भी बढ़ेगी और किसान इसके उपज में, इनकी खेती में रुचि भी दिखाएंगे, समझ रहे हैं, दिलचस्पी दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, जन सामान्य को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनके आय में दुगुनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इस सेशन का सबसे अंतिम सवाल था। हम लोग बहुत ही आसानी से पैराग्राफ को पढ़ करके फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसका सोल्यूशन करूँगा। और जी हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, यानी कि घंटी बजा के रखें, ताकि जैसे ही आपके प्रैक्टिस के लिए जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट पता चल जाए और आप उसका प्रैक्टिस करके इसका लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।